नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। भूमिहीन किसानों के लिए मशरूम की खेती एक बेहतर विकल्प। पौधों की कटाई छंटाई के लिए इस्तेमाल करें कैंची। और कारपेट ग्रास की खेती कर सुरेश कुमार ने पाई सफलता। वैसे किसान जो भूमिहीन हैं और जिनके पास आजीविका का निश्चित साधन नहीं है, उनके लिए मशरूम उत्पादन एक अच्छा विकल्प है। लोग अपने खाने के काम में मशरूम के व्यंजन को लाते थे, मशरूम से का बना के डिश उसका इस्तेमाल करते थे। ये जो स्वतः जहाँ तहाँ उगा हुआ मशरूम है, जो मुख्यतया बरसात के दिनों में जहाँ कूड़े कचरे सड़ रहे होते हैं, लकड़ियाँ सड़ रही होती हैं, उन जगहों पर गोबर की ढेर रहती है, वो सड़ रही होती है, उन जगहों पर यह मशरूम स्वतः उगता है। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न नामों से मशरूम को जाना जाता है। कहीं इसको गोबर छत्ता, कहीं खुखरी, कहीं खुम्भी वगैरह नाम से इसको जाना जाता है। और आंग्ल भाषा में, इंग्लिश में इसका नाम मशरूम ही है, यूनिफॉर्मली। बुटीक तकनीक अपनाकर किसान भाई आम के पेड़ से पौधा तैयार कर सकते हैं। इस तकनीक से बने पेड़ के फल उन्नत किस्म के होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी होते हैं। तो आइए जानते हैं इस तकनीक के बारे में विस्तार से। सबसे जो उत्तम विधि है वह है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में साइड ग्राफ्टिंग भी होती है, टॉप ग्राफ्टिंग भी होती है, साटा बांधना भी जिसको कहते हैं। और ख़ासकर अभी अगर मौसम अनुकूल है, वातावरण में नमी है और बारिश की संभावना हमेशा बनी रहे, इस समय टॉप ग्राफ्टिंग बहुत ही संभव है नए पौधे तैयार करने के लिए। बाग बगीचों में लगे शो प्लांट और फूल के पौधों को काटना छांटना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो सही ढंग से बढ़ने के साथ खूबसूरत भी दिखें, और इसीलिए कैंची का इस्तेमाल किया जाता है। पौधों को काटने छांटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इस कैंची का आकार बड़ा होता है, जिससे एक आदमी दोनों हाथों से पकड़कर पौधों की अनचाही डालियों और टहनियों को काटता है। गन्ना की खेती करने वाले किसान भाई गन्ना की COP 9006, BO 120, BO 91 जैसे प्रभेद का इस्तेमाल करें तो अच्छा होगा। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट के बारे में जानेंगे। छेमी 40 रुपए किलो बिक रहा है, गाजर भी 40 है, टमाटर 24 रुपए 20-24, खीरा 30 रुपए बिक रहा है, बंधा 12 रुपए 14 रुपए किलो बिक रहा है, बीट 30 रुपए किलो बिक रहा है। ये हैं सुरेश कुमार। ये हाजीपुर के निवासी हैं। इन्होंने कारपेट ग्रास की खेती में सफलता हासिल की है। इसका इस्तेमाल घरों की सजावट के लिए किया जाता है। कारपेट के ऊपर मिट्टी की लेयर बिछाकर घास उगाए जाते हैं। ये इसे कलकत्ता से मंगवाते हैं। इसमें प्रति स्क्वायर फीट 35 रुपए की लागत होती है। हम लोग का मूल व्यवसाय यही है। हम लोग कारपेट ग्रास बेचते हैं, जिसका सीड भी आता है, सीड से भी पौधा तैयार होता है। और रेडीमेड पौधा चाहिए कारपेट तो कारपेट भी मिल जाएगा। हम लोग का खरीद होता है 35 रुपये स्क्वायर फुट। हम लोग यहाँ 45 का बेचते हैं स्क्वायर फुट। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार कल सुबह में कोहरा रहेगा, जबकि दिन में आसमान साफ रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती की नई नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम के बारे में जाना। आइए अब हम आपको कृषि दर्शन के अगले सेगमेंट में लिए चलते हैं, जहां स्टूडियो में बैठे हमारे कृषि विशेषज्ञ से सीधा संपर्क कर आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।
कार्यक्रम देख रहे हैं सभी दर्शकों को, विशेषकर किसान भाइयों को राकेश कुमार कश्यप का नमस्कार। दर्शकों, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और आज दिन है सोमवार, तो निसंदेह आज का दिन आपको विशेष रूप से याद रहता है कि आज फोन इन लाइव होता है, जहां पे आप हमारे विशेषज्ञ से सीधे जुड़कर उनसे संबंधित विषयों पे विशेष जानकारी ले सकते हैं। आप अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान अगर खोज रहे हैं तो वो भी हम आपको उपलब्ध कराते हैं। आज जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें जल जो वाटर टेबल है, जल स्तर जो है वो दिनों दिन कम होता जा रहा है। वैसे में क्या विकल्प है कि हमें खेती भी करनी है, हमें विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन लेना है, तो इस गिरते जल स्तर के लिए हमारे पास विकल्प क्या होगा, इन्हीं सारे विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे कि गिरते जल स्तर के में सूक्ष्म सिंचाई योजना या सूक्ष्म सिंचाई की बात जो करते हैं उसका क्या महत्व है। हमारे साथ विशेषज्ञ भाग लेंगे डॉक्टर नित्यानंद, जो कार्यक्रम समन्वयक हैं कृषि विज्ञान केंद्र औरंगाबाद में, और दूसरे विशेषज्ञ हैं नितेश कुमार राय, जो उप निदेशक उद्यान की हैं और ये सूक्ष्म सिंचाई योजना जो है बिहार सरकार की उसके कार्यान्वयन को देख रहे हैं। किसान भाइयों, आज फोन इन लाइव है तो आपके पास हमारा टोल फ्री नंबर होगा, परंतु कुछ ऐसे दर्शक जो बाहर आज प्रोग्राम को देख रहे हों और नोट ना किए हों तो कृपया हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें। हमारा नंबर है 180। जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे कि चूंकि कृषि विज्ञान केंद्र की एक भूमिका होती है और आप लोग गांव से और इसमें ज़्यादातर जुड़े हैं, जहां किसान भी सीधे संपर्क में आते हैं, वर्तमान में क्या स्थिति है? जैसे अगर आप औरंगाबाद को ले तो वहां जल स्तर की या पिछले कुछ दिनों में आपने कुछ ऐसा अनुभव किया है क्या? निश्चित रूपेण जो औरंगाबाद का अगर पिछले इसका जो एवरेज रेनफॉल को अगर हम देखते हैं, वर्षापात को देखते हैं, तो 1185 mm वर्षा यहाँ पर एवरेज हुआ करती थी, जो पिछले कुछ वर्षों में हम अगर उसको देखें तो वो 700 mm को क्रॉस नहीं कर पा रही है। अगर हम इस वर्ष का ही वर्षापात को अगर देखते हैं तो हमारा 700 कुछ पार्ट बड़ा ही छोटे छोटे टुकड़ों में, जब हम देखते हैं कि एक ब्लॉक में वर्षा जो है वो 7 से 800-900 mm तक हो रही है, वहीं दूसरे प्रखंड में हम देखते हैं तो हमारा वर्षापात जो है वो 400 से 500 mm पे सिमट जा रही है। तो ये जो वर्षा का जो वितरण है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। और दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो पहले जो वर्षापात होती थी तो एक लंबे समय तक होती थी, आज लंबा गैप आ रहा है। अगर पिछले 2 साल पहले की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जून में बारिश अच्छी हुई, परिणाम स्वरूप किसानों ने धान का बिचड़ा डाला था, लेकिन उसके बाद जो बारिश हुई पूरा जुलाई खाली चला गया, अगस्त में जाके बारिश हुई। तो ये जो लंबा गैप है निश्चित रूपेण औरंगाबाद जिला के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो किसानों के लिए बहुत ही अहितकारी है। और आप औरंगाबाद में अगर देखेंगे तो वहाँ का जो 4 ब्लॉक है वो कैनाल से जुड़ा हुआ है, और बाकी जो हमारा ब्लॉक है 7 ब्लॉक है जो वर्षा पर निर्भर है। और ऐसे जगहों में स्थिति बहुत ही भयावह है। और हम देख रहे हैं कि मार्च अप्रैल आते आते 80% हैंडपाइप तक फेल कर जा रहा है। ऐसे में खेती करना किसानों के लिए बहुत ही दुर्कर होते जा रहा है, कष्टकर होता जा रहा है। हम जैसा कि अभी नित्यानंद जी बोल रहे हैं और हम लोग इस सारे बातों से वाकिफ भी हैं, वैसे में सरकार की क्या योजना होती है कि जब जल स्तर कम हो रहा है और खेती में हमको उत्पादकता लेने की भी चुनौती है, तो उसमें किस तरीके से हम लोग इसको मदद करने की स्थिति में है या किसानों को शिक्षित करने की स्थिति में है? क्या योजना है सरकार की? बिल्कुल, बिहार तो पानी के लिए बहुतायत के राज्यों में से माना जाता रहा है शुरुआत से, मगर जैसा कि सर भी बता रहे हैं पिछले कुछ गत वर्षों से ये महसूस किया जा रहा है कि पानी का जलस्तर गिर रहा है हमारा। और सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है 2006-07 से, जिसको हम सूक्ष्म सिंचाई योजना कहते थे, वो क्रियान्वित होती आ रही है। वर्तमान में इसका नाम बदल के ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट हो गया है। ये माना जाता है हमेशा कि अधिक पानी और कम पानी दोनों ही नुकसानदायक है। पानी अगर ज़्यादा हमारे पास है तब भी नुकसानदायक है, कम है तब भी नुकसानदायक है। तो अगर जो हमारे पास सीमित पानी है, सीमित संसाधन है, इसे अगर हम बेहतर तरीके से कम यूज करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर देते हैं, पौधे की बढ़वार को करते हैं, ये पद्धति हमारी सूक्ष्म सिंचाई पद्धति है।
एक रोकने के लिए हम माफी चाहेंगे, किसान भाई हमारे फोन पे हैं, जरा उनके प्रश्न को लेते हैं। हेलो 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 जी, आप अपना नाम बताएं। हाँ सर, राजीव कुमार ठाकुर। राजीव कुमार ठाकुर दरभंगा बिहार से बोल रहे हैं। नालंदा से बोल रहे हैं। आप अपना प्रश्न बताएं। दरभंगा बिहार से बोल रहे हैं। आप अपना प्रश्न बताएं। प्रश्न बताएं। आज का प्रश्न हमारे ही सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। कृषि में जो आप उपयोग में लाना चाहते हैं, जलस्तर घट गया है, समय पर वर्षा नहीं हो पाती है, और आप ये मौसम का जो भी चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, जिसके अनुसार जो आपका पानी समय पर नहीं हो पा रहा है, ये सब के संबंध में और जानना और चाह रहे हैं कि जैसे आगे और समय में जितना भी पानी कम होगा उतना पानी के लिए मतलब ये जो खेती पर जो पानी का ज़्यादा जरूरत पड़ता है। आपका प्रश्न क्या है? आप मतलब इससे संबंधित किस तरह की जानकारी चाहते हैं आप? नहीं, अभी जो बोले ना खेती के लिए जरूरत है, ये कृषि जो यंत्रीकरण जो बोल रहे हैं, सूक्ष्म सिंचाई बोले ना। जी जी, सूक्ष्म सिंचाई, वही ना प्रश्न है आपका। हाँ, उसी में मतलब क्या मतलब हम उपयोग कर सकते हैं? हमने जल प्रबंधन का भी कोर्स किए हुए हैं। उपयोगिता की जानकारी चाह रहे हैं आप? उपयोगिता की जानकारी चाह रहे हैं। आप कार्यक्रम को देखते रहें, हम लोग उस पूरे विषय पे अपने नियत समय में चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा लगा कि आप हमसे जुड़े और आप इस पे कार्य कर रहे हैं। आप कार्यक्रम देखते रहें। नितेश जी, ये जो जानना चाह रहे हैं उपयोगिता, जिसकी जो बात आप कर ही रहे हैं, तो सबसे पहले तो एक नई जानकारी जो आपने दी कि अभी ये योजना का नाम बदलकर ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट कर दिया गया है। अच्छा, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट योजना का नाम कर दिए हैं, तो योजनाओं में भी कुछ बदलाव किए हैं या योजना पूर्ववत है? नहीं, योजनाओं में भी बदलाव आया है। इसका जो इकाई दर था पिछले सालों की तुलना में, इस बार इकाई दर में 15% की बढ़ोतरी हुई है, और जो अनुदान दर था राज्य सरकार और केंद्र सरकार का सम्मिलित रूप से 90% था, वो अब 2 भागों में बढ़ करके कुछ क्षेत्रों के लिए 45% है और कुछ क्षेत्रों के लिए 60% हो गया है। ऐसा 60 कहाँ के लिए है और 45? 6 जिला है, जैसे नवादा है, जमुई है, रोहतास, कैमूर, मधुबनी और सीतामढ़ी, जिसे ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम यानी सूखाग्रस्त जिला के रूप में मान्य है वो भारत सरकार से। इन जिलों में 60% अनुमान अनुदान है और बाकी जिले जो हैं वहाँ पर 45% अनुमान अनुदान है। और प्रति इकाई के लिए कुल कितना? सबसे तो जानने की आवश्यकता पड़ेगी कि हम इसमें से कौन कौन सी योजनाओं का उपयोग कर सकते हैं या घटक क्या है इसका। इसमें जो 2 महत्वपूर्ण घटक है वो है स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति या उसे हम फव्वारा पद्धति कहते हैं। दूसरा है टपक सिंचाई पद्धति या ड्रिप सिंचाई पद्धति। फव्वारा पद्धति में जैसे बारिश होती है वैसे ही हम फव्वारा की तरह पानी को प्रेशर से हम खेतों में छिड़काव करते हैं। कम पानी की आवश्यकता होती है, पौधों के जड़ों तक पानी पहुंचती है, कम पानी से ही सिंचाई हो जाती है, पानी की बचत होती है, डीजल की बचत होती है, ऊर्जा की बचत होती है, तो किसान भाई कम समय में कम पानी में ही अपनी खेतों का पटवन कर पाते हैं। दूसरी सिंचाई पद्धति है ड्रिप सिंचाई पद्धति। ड्रिप सिंचाई पद्धति में पाइपलाइन से हम लोग पानी खेत तक पहुंचाते हैं। इसके बाद पतले लेटरल पाइप से, जो पतली पतली पाइप होती हैं जिसमें छिद्र बना होता है, उन छिद्रों के माध्यम से पौधों के जड़ों में सीधे हम पानी पहुँचाते हैं। जब पौधों के जड़ों में हम पानी सीधा पहुंचाते हैं तो पौधे को जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उतना ही मिलता है। इसके अलावा बाकी का जो क्षेत्र है, जो बीच का क्षेत्र है, उसमें पानी नहीं जाती है। पानी नहीं जाने से वहाँ खरपतवार की बढ़ोतरी कम हो जाती है, और बाकी जो फर्टिलाइज़र का भी हमारा यूज होता है हम ड्रिप सिंचाई पद्धति से देने की कोशिश करते हैं, तो हमारा खरपतवार का भी बढ़ोतरी कमी होगी हमारी, और साथ में हमारा जो फर्टिलाइज़र की मात्रा है वो सिर्फ पौधों को जाएगी। तो ये हमारा 2-3 तरह का बचत यहाँ हो जाता है। एक तो ऊर्जा की बचत हो जा रही है, दूसरा हमारा जो निकौनी में जो हमारे लेबर लगते हैं उसकी बचत हो जा रही है, इसके अलावा जो हमारा जो फर्टिलाइजर की मात्रा है उसमें हमारी बचत हो जा रही है। सबसे बेहतर तो कि जल भी व्यवस्थित तरीके से जितनी जरूरत है उतना ही हम लोग उपयोग कर पा रहे हैं। नित्यानंद जी, एक प्रश्न की ये जो तमाम सिंचाई की बात कर रहे हैं वो किन किन फसलों में लाभकारी होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है सूचनात्मक अंतराल का। इसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये किन किन फसलों के लिए लाभकारी है और कैसे हो सकता है। जिंदगी गुजरती नहीं, बरसती है। जिंदगी कभी हथेली तो कभी खेतों में भरे। जिंदगी जब भी निकले बढ़े, बढ़ती चले। जो झुकाए सर वो पाए तरक्की जिंदगी भर। फिनोलेक्स पाइप्स, तरक्की जिंदगी भर।
सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो हमारा जल स्तर गिरते जा रहा है, ऐसी स्थिति में कैसे सूक्ष्म सिंचाई के द्वारा हम अपने फसल के उत्पादन को बरकरार रख सकते हैं। तो नित्यानंद जी, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये सूक्ष्म सिंचाई की जब बात करते हैं तो ये अगर हम रबी की बात करें, अभी जो हमारे मुख्य फसल है उनमें किन किन फसलों में ये सूक्ष्म सिंचाई के द्वारा हम खेती कर सकते हैं? निश्चित रूप में ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और रबी के फसल की जब हम बात करते हैं तो रबी में मुख्य रूप से हमारे किसान भाई गेहूं, मसूर, चना आदि फसलों को लेते हैं। गेहूं में जो प्रारंभिक सिंचाई, जो पहली सिंचाई देने की बात होती है, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेज होता है। और उस समय में हम देखते हैं कि हमारे किसान जो है फ्लड इरिगेशन जो करते हैं, अधिक पानी वहाँ पे व्यय होता है, जो हकीकत में उतनी पानी की आवश्यकता गेहूं को नहीं होती है। क्योंकि उपलब्ध है इसलिए हम दे देते हैं। उपलब्ध है, किसान देते हैं, वहाँ पर पानी बहुत अधिक हमारा बर्बाद होता है। अगर गेहूं की फसल की बात करें तो जो फ्लड इरिगेशन की बात हम करते हैं तो 400 से 450 mm प्रति हेक्टेयर हमको पानी की आवश्यकता होती है। अगर वहाँ पर हम स्प्रिंकलर का उपयोग करते हैं तो स्प्रिंकलर के उपयोग में हमारा जो पानी 300 mm में ही हम गेहूं का उत्पादन पूरा ले लेते हैं और उसका हमारे उपज पे भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। देखा गया है कि करीब 20% तक जो है उत्पादन में वृद्धि होती है अगर हम स्प्रिंकलर से। गेहूं के अलावा जो हमारी अन्य फसलें हैं, दलहनी फसल, दलहनी फसल में खासतौर से मसूर, चना की बात मैं यहाँ पे किसान भाइयों से करना चाहूँगा कि मसूर, चना में हमारे किसान भाई पानी नहीं देते हैं, क्योंकि अगर फ्लड इरिगेशन हम वहाँ करते हैं तो वहाँ फसल को नुकसान होता है, क्योंकि मसूर को और चना को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। अगर यहाँ हम स्प्रिंकलर के माध्यम से अगर 45 से 50 दिन के आसपास अगर हमारे किसान भाई एक सिंचाई अगर देते हैं तो उस सिंचाई में जो पानी जो हमारा लगता है, करीब मसूर के केस में हम देखेंगे तो 155 mm के आसपास हमारा खर्च होता है, और हम चना के केस में अगर देखते हैं तो 160 mm पानी की हमको आवश्यकता होती है उस एक सिंचाई को देने में, और उत्पादन पर इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। मसूर के केस में देखा गया है कि करीब 58% तक जो है उत्पादन बढ़ता है, और चना के केस में करीब 60% उत्पादन बढ़ता है, जिसका आकलन किसान भाई नहीं कर पाते हैं। हाँ। अभी एक किसान भाई फोन पे जरा जुड़े हैं, उनका एक प्रश्न लेते हैं। हेलो, हाँ, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम विक्रांत है, हम गया जिला से गया जिला से बोल रहे हैं। आप अपना प्रश्न बताएं मणिकांत जी। मेरा प्रश्न है कि जो वाटर जो लेवल में नीचे जा रहा है, पानी का किल्लत हो रहा है, वर्षा का जो कम मात्रा में वर्षा हो रही है, जल का किल्लत हो रहा है, तो हम इससे कैसे निजात पा सकते हैं? आप इससे कैसे निजात पाएंगे, इस पे हम चर्चा गर्मी के दिन में काफी दिक्कत होती है। यहाँ तक किसानों को सिर्फ पीने की बात तो दूर है, यहाँ मनुष्य को ही पानी मिलने की दिक्कत हो जाती है। वर्षा में सिंचाई का साधन फसल नहीं हो पाता है। वर्षा की एक मतलब स्थिति है कि सिंचाई का साधन नहीं हो पाता है,
इससे हम आखिर क्या हम करें कि हमारा वाटर लेवल बरकरार रहे और जिससे हम कृषि भी कर सके, पीने के लिए चिंतित न हो। आपका प्रश्न बहुत ही बेहतर है कि आप इससे सजग हैं कि कैसे आप पानी को व्यवस्था रखें। हमें लगता है नितेश जी कि इनको वाटर हार्वेस्टिंग के तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की वाटर हार्वेस्टिंग, फिर गर्मी के सीजन में वैसा क्रॉप का चुनाव करना होगा जो क्रॉप कम पानी ले, और सिक्वेंशियल पानी लेने के लिए फिर सिंचाई पद्धति, ड्रिप सिंचाई पद्धति में इनको जाने की आवश्यकता है। मतलब ऐसी कोई भी व्यवस्था किसान भाई नहीं होगी जिसमें एक काम करने से आप उसको ये एक समेकित प्रयास होगा और सामूहिक प्रयास और होगा। वो भी अकेले करने से नहीं हो पाएगा। अकेले नहीं होगा, इसलिए मैंने कहा कि जब आप इतने सजग हैं तो इनको अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी शिक्षित करना होगा, इसकी महत्ता बतानी होगी और एक सामूहिक प्रयास करेंगे तभी होगा। ये आवश्यक है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो है हर एक गांव में, जो पहले गांव में अरहा वगैरह हुआ करता था ना, वो अब काफी भरता जा रहा है और उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। आज जरूरत है कि हम हर गांव में जो वर्षा हो रही है उसके पानी को हम कैसे रोक के रखें, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि हमारा जो है वाटर टेबल जो है वो भी नीचे जा रहा है। जब तक हम ये वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं करते हैं, वर्षापात जो हो रही है उस वर्षा के पानी को अगर हम एकत्रित नहीं करते हैं तो हमारा ये रिचार्ज नहीं हो पाएगा और उस स्थिति में हमारे लिए समस्या आएगी, और इसके लिए निश्चित रूप में एक सामूहिक प्रयास बहुत ही जरूरी है। और जो समस्या अभी संयोग से बिहार को दिख रही है वो आने वाले समय में और ज़्यादा विकराल हो सकती है। नितेश जी ने भी कहा जैसा आपको कि बिहार में हम लोगों के पास पानी की प्रचुरता है, इसलिए शायद हम उसकी तीव्रता को उतनी अभी नहीं महसूस कर रहे हैं, परंतु जो भी किसान भाई आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा चले जाएं महाराष्ट्र की ओर तो पता चलेगा कि कैसे पानी के अभाव में लोग खेती के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल नितेश जी, जब इसकी बात हम लोग कर रहे हैं कि ये सूक्ष्म सिंचाई की इतनी महत्ता है, तो इसके लिए सरकार जो योजनाएं दे रही हैं वो पाने के लिए किसान भाई को क्या करना पड़ेगा? वैसे किसान भाई जिनके पास अपनी ज़मीन है या समूह में खेती कर रहे हैं या ग्रुप बना के कर रहे हों, वो किसान भाई इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जो स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति है उसका इकाई दर भारत सरकार ने 19,600 रुपया प्रति हेक्टेयर दर निर्धारित किया हुआ है। इसका भी जो दो दर हम लोगों ने अभी चर्चा की थी, एक 60% और एक 45% की दर से आपको अनुदान दिया जाना है। इसके अलावा ड्रिप सिंचाई पद्धति में दो तरह की सिंचाई पद्धति का है। एक है वाइड स्पेसिंग क्रॉप का, जैसे आम, अमरूद, लीची वाले के लिए, जहां हम लोग 5 मीटर वाले स्पेसिंग लेके चलते हैं, या 8 या फिर 10 में, या फिर उससे नीचे वाला क्रॉप जैसे केला है हमारा, पपाया है हमारा, या फिर सब्जी वाले क्रॉप में, वहाँ पर हम लोग 1.2 और इवन 0.6 मीटर का भी हम लोग गैप लेके चलते हैं, जहाँ हम लोग ड्रिप का लाइन खींच के चलते हैं। पानी की बचत हमारी 60 से 65% तक होती है। फर्टिलाइज़र भी हम लोग उसी लाइन से देते हैं, उसी पाइपलाइन से देते हैं। इवन दवा का उपयोग भी हम लोग उसी से करते हैं। और सबसे अधिक हमारा जो इनपुट कॉस्ट है वो फर्टिलाइज़र में और दवा में उपयोग होता है। अगर जुडिशली हम लोग इसका यूज करते हैं, पानी का, दवा का और खाद का, तो हमारा कॉस्टिंग जो होता है वो 25 से लेकर 60% तक बचत हो जाता है। हम लोग पेस्टिसाइड में, खाद में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा का उपयोग इनपुट के रूप में करते हैं। तो किसान भाई अगर पानी की बचत हम लोग हर एक क्रॉप में करें, चाहे वो धान हो चाहे हमारा गेहूं हो, जहाँ प्रचुरता है वहाँ भी करें, जहाँ निम्नता है वहाँ भी करें। आम के पौधों को भी हम लोग दें जहाँ हम लोग पानी नहीं दे पाते हैं। हर एक क्रॉप के लिए पानी की एक मात्रा हम लोग निर्धारित करें। और सबसे ज़रूरी है कि हम लोग अपनी क्रॉप की एक डायरी मेंटेन करें, एक साइकिल मेंटेन करें कि उसको पानी की कब ज़रूरत है। जैसे कि सर ने अभी आपको बताया कि गेहूं में क्रिटिकल अवस्थाएं होती हैं पानी की, 6 अवस्था तक हम लोग पानी देते हैं। तो ये हर एक क्रॉप के लिए हमको बनाना पड़ेगा। हमको, आपको, सबको मदद करनी पड़ेगी। हमें एक कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना पानी चाहिए हर एक क्रॉप को। वे बहुत अच्छी तरह से आपको बता रहे थे कि मसूर में कितना पानी, कितने मिलीमीटर की आवश्यकता होगी। तो ये हमें तय करना होगा कि इतना पानी है, इसको हम कितनी मात्रा में कब कब देंगे और कैसे उस पानी को हम लोग सही तरीके से और वो पानी की मात्रा हम अपने फार्म के लिए कहाँ से लाएंगे। जमीन के अंदर से लाएंगे, हार्वेस्टिंग करके लाएंगे, नहर से लाएंगे, किसी अन्य स्रोत से लाएंगे। इसको एक गांव के लेवल पर, पंचायत के लेवल पर चर्चा में लाने की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार को भी सतत बढ़ने की आवश्यकता है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि प्रशिक्षण के माध्यम से आप लोगों को जागरूक कर सकें। सरकार भी जागरूक हो, आप भी जागरूक हो, तभी जाकर के इसमें हम लोग आगे पहल कर पाएंगे। अभी वक्त तो चला है एक सूचनात्मक अंतराल का, इसके बाद भी हम चर्चा करेंगे कि अन्य फसलों की जो आप बात की है उसमें कितनी कीमत का फर्क आएगा,
ये इस अंतराल के बाद हम चर्चा करेंगे। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। जी अभी हम लोग सूचनात्मक अंतराल में जाने के पहले चर्चा कर रहे थे जिसमें आपने बताया, तो उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू है कि जैसे पपीता की बात की जहाँ पे कि दूरी पौध से पौध की कम होती है, आम में अधिक होती है, तो ये जो योजना है इनमें कितने कीमत की अंतर पड़ेगी और उसके ऊपर अनुदान कैसे कितने पे मिलेगा? जैसे पपीता वाली दूरी में जो अनुदान का इकाई दर है वो है हमारा 90,000 रुपया प्रति हेक्टेयर, और जो वाइड स्पेसिंग क्रॉप जैसे आम की बात हम कर रहे थे, अमरूद की, उसमें है 37,200 रुपया प्रति हेक्टेयर इकाई दर। तो जैसे ही पपीता में, केला में हम जाएंगे तो हमारे पौधे से पौधे की दूरी जो सामान्य दूरी है वो 1.8 मीटर की हो जाती है। इसके हिसाब से अगर हम लेटरल लगाते हैं तो हमारा इकाई दर 90,000 का 60% या 45% हमें अनुमान दर होगा। तो राशि की मात्रा बढ़ जाती है, चूँकि हमारा प्लांट का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। जहाँ आम में हम 5x5 पर लगाएंगे तो 400 पौधा लगेगा, और पपीता में 3086 पौधा होगा। 3086 पौधा का मतलब है कि 3086 इमीटर होगा। इमीटर मतलब जिस छिद्र से पानी निकलता है। 3086 के लिए हमको फिर वन व्यवस्था करनी होगी, और यहाँ हमको 500 के लिए व्यवस्था, 400 के लिए व्यवस्था करनी होगी। और कोशिश ये करनी होती है लेटरल से। एक और माध्यम से फ़ायदा ये है हमारा कि पानी जो पहले पौधा में जिस प्रेशर से मिलता है उतना ही अंतिम पौधे तक प्रेशर मेंटेन रहता है, ताकि अगर पानी की मात्रा जो पाइप में चल रही है वो सभी पौधों में समान रूप से मिले। और डिस्चार्ज जो उसका है वो हम लोग फिक्स करते हैं कि 1 लीटर पर आवर हो, 2 लीटर पर आवर हो या 4 लीटर पर आवर हो। पौधे की स्थिति, टेम्परेचर की स्थिति, मौसम की स्थिति, इसके हिसाब से हम लोग उसको मेंटेन करते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो सूक्ष्म सिंचाई की बात हो रही है, यह वर्तमान परिस्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है, जिसमें कि आप इसको गंभीरता से यदि नहीं लेंगे तो आने वाले समय में आपके फसल को पानी मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। हम कृषि दर्शन के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा लाते हैं। यह चर्चा भी आपके द्वारा सुझाई गई विषयों में से थी। यदि आप इसके अलावा और भी किसी विषय पे आप चर्चा चाहते हो, या कोई ऐसी खेती से संबंधित या गांव के परिवेश में रहते हुए किसी भी प्रकार के विषयों पे आप कोई चर्चा चाहते हो, तो आप हमारा पता नोट कर लें और उस पते पे आप अपने विषय की जानकारी की विस्तृत पत्र लिखें, और हम आपसे वादा करेंगे कि हम उस विषय पे चर्चा जरूर कराएंगे। तो हमारा पता है कृषि दर्शन, पते को आप अपने पास रखें और हमेशा जब भी
किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो उस पर आप जरूर लिखें, और जिससे कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वार्ता करा सकें। और हमें लगता है कि नित्यानंद जी एक और वार्ता करनी पड़ेगी जहाँ पे कि जैसा कि आपने फसलों के साथ जो एक सांख्यिकी दी कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब हम उस पर बताएं तो किसान भाई समझ पाएंगे कि वाकई कितना अंतर होता है, जो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली जो हम बचत कर सकते हैं। बहुत अच्छा। लेकिन आज आप आए और ये सारी बात बताई, हमें भी नई नई जानकारी मिली, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हितेश जी आपका जी बहुत बहुत